नकली मर्डर वीडियो, अंडरकवर एजेंट और बिश्नोई गैंग का खेल खत्म। एफबीआई ने ऐसे बिछाया जाल, जेल में बैठे बैठे दुनिया भर में रंगदारी और खौफ का नेटवर्क चलाने वाला लॉरेंस बिश्नोई गैंग अमेरिकी जांच एजेंसी एफबीआई के चक्रव्यूह में फंस गया है। सीक्रेट मुखबिरों, खुफिया व्हाट्सएप चैट्स और खुद एक जबरन वसूली का शिकार बने अंडरकवर अमेरिकी एजेंट ने मिलकर वो जाल बुना जिसने 7 समंदर पार बैठे इस सिंडिकेट के 37 गुर्गों को घुटनों पर ला दिया। जानिए सीक्रेट ऑन ऑपरेशन हार्ड बॉल की पूरी इनसाइड स्टोरी। अब तक की कहानी। 8 जुलाई को अमेरिकी न्याय विभाग डीओजे ने पंजाब से जुड़े 3 अंतर्राष्ट्रीय संगठित आपराधिक सिंडिकेट के खिलाफ अभियोग जारी किया, जो भारत, कनाडा, अमेरिका और यूरोप में सक्रिय थे। सबसे गंभीर आरोपों में से एक ये है कि पंजाब में जन्मा गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई 33, जो फिलहाल अहमदाबाद, गुजरात की हाई सिक्योरिटी जेल में बंद है, और उसका सहयोगी सतिंदरजीत सिंह उर्फ गोल्डी बराड ने जून 2023 में खालिस्तान समर्थक कार्यकर्ता और भारत द्वारा घोषित आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया में हत्या का आदेश दिया था। इस जांच के चलते कई गिरफ्तारियां हुई हैं, भारी मात्रा में नशीले पदार्थ जब्त किए गए हैं और जबरन वसूली, रैकेट चलाने, सुपारी लेकर हत्या करने और ड्रग्स तस्करी के आरोप दर्ज किए गए हैं। अमेरिकी न्याय विभाग का कहना है कि अब तक 37 लोगों पर आरोप तय किए गए हैं। इनमें से 24 आरोपी जो भारत स्थित इन 3 संगठित अपराधी समूहों से जुड़े हैं, उन्हें अमेरिका, कनाडा और स्पेन में गिरफ्तार किया गया है। कानून लागू करने वाली एजेंसियां अभी भी 10 फरार आरोपियों की तलाश कर रही हैं, जिनमें से 7 अमेरिका में, 2 भारत में और 1 यूरोप में हैं। अमेरिकी न्याय विभाग ने किन 3 समूहों पर आरोप लगाए हैं? अमेरिकी मामले में मुख्य संगठन लॉरेंस बिश्नोई ऑर्गेनाइज्ड क्राइम ग्रुप है। अभियोजकों ने इसे एक अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक उद्यम बताया है, जिसका मुख्यालय भारत में है, लेकिन यह कनाडा, अमेरिका, यूके, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया में बड़े पैमाने पर सक्रिय है। आरोप पत्र के अनुसार इस समूह की स्थापना और नेतृत्व लॉरेंस बिश्नोई ने किया था और जेल में रहने के बावजूद यह गैंग काम करता रहा। कथित तौर पर गोल्डी बराड उत्तरी अमेरिकी अभियानों को देखता था, जबकि रोहित कोदारा यूरोप की गतिविधियों का संचालन करता था। दूसरा संगठन जग्गू भगवानपुरिया ग्रुप है, जिसका नेतृत्व गैंगस्टर जगतर सिंह उर्फ जग्गू भगवानपुरिया करता है, जो वर्तमान में असम के सिलचर जेल में बंद है। अमेरिकी अधिकारी इसे एक अलग अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक सिंडिकेट बताते हैं, जिसकी भारत, कनाडा, अमेरिका और अन्य देशों में काफी पैठ है। अभियोजकों के मुताबिक इस नेटवर्क के दुनिया भर में 1,000 से अधिक सदस्य और सहयोगी हैं। यह समूह बिश्नोई संगठन के प्रतिद्वंद्वी के रूप में उभरा, लेकिन इसने अपना खुद का अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक ढांचा खड़ा कर लिया। तीसरा प्रमुख नेटवर्क रविंद्र सिंह ढंडा से जुड़ा है, जो कनाडा का एक आरोपी है। उस पर बड़े पैमाने पर सीमा पार नशीले पदार्थों का कारोबार चलाने का आरोप है। इस संगठन का मुख्य ध्यान देशों के बीच, विशेषकर अमेरिका और कनाडा के बीच, नशीले पदार्थों की बड़ी खेप भेजने पर है। बिश्नोई ग्रुप की भूमिका क्या है? अमेरिकी न्याय विभाग ने बिश्नोई नेटवर्क पर व्यापारियों, मशहूर हस्तियों और भारतीय प्रवासियों के बीच डर का माहौल पैदा करने के लिए लक्षित हत्याओं, गोलीबारी, अपहरण, मारपीट और सार्वजनिक धमकियां देने का आरोप लगाया है। जांचकर्ताओं के अनुसार इसका उद्देश्य वसूली को आसान बनाना और गैंग की साख बढ़ाना था। आरोप पत्र में यह भी कहा गया है कि यह समूह उत्तरी अमेरिका में कोकीन और नशीली दवाएं पहुंचाने और प्रतिद्वंद्वी तस्करी संगठनों के नशीले पदार्थों की खेप चुराने में शामिल था। फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन एफबीआई ने बिश्नोई गैंग का पर्दाफाश कैसे किया? आरोप पत्र के अनुसार लॉरेंस बिश्नोई ओसीजी के भारत स्थित एक वरिष्ठ कमांडर सुखराज सिन्ह कांग ने मुख्य सबूत मुहैया कराए। सुखराज अमेरिका, कनाडा और अन्य जगहों पर सदस्यों द्वारा की गई हिंसा को क्रियान्वित करता था। अभियोजकों के अनुसार 25 जनवरी 2025 को सुखराज सिन्ह कांग एक गोपनीय मुखबिर की मदद करने के लिए तैयार हुआ, ताकि जबरन वसूली के जरिए 1 लाख से 2 लाख डॉलर का कर्ज वसूला जा सके, जिसके बदले में उसे $16,000 मिलने थे। जांचकर्ताओं ने एक नकली वीडियो तैयार किया,
जिसमें कर्जदार के घर पर गोलीबारी दिखाई गई थी। साजिश के सदस्यों ने मान लिया कि वीडियो असली है और उन्होंने इसका इस्तेमाल पीड़ित को डराने के लिए किया। हकीकत में जिसे कर्जदार बताया जा रहा था वह एक अंडरकवर कानून प्रवर्तन एजेंट था। आरोप पत्र में कहा गया है कि आने वाले हफ्तों में कांग, राजन भट्टी, गोल्डी बराड़, रोहित गोदारा, भुलवान और सुमित समेत कई आरोपियों ने सीधे से संपर्क किया, पैसे मांगे और धमकियां दी। अभियोजकों का कहना है कि इन बातचीत ने जांचकर्ताओं को जबरन वसूली की मांग, परिवार के सदस्यों को दी गई धमकियों, भुगतान पर बातचीत और पैसे वसूलने के तरीके को दस्तावेज करने का मौका दिया। ये ऑपरेशन कैलिफोर्निया में जबरन वसूली की रकम के नियंत्रित हस्तांतरण के साथ समाप्त हुआ, जिसमें बिश्नोई नेटवर्क के कथित सहयोगी शामिल थे। व्हाट्सएप का कथित तौर पर इस्तेमाल कैसे हुआ? आरोप पत्र में बार बार इस बात का उल्लेख है कि जबरन वसूली की साजिश में व्हाट्सएप एक प्रमुख संचार मंच था। अभियोजकों का कहना है कि राजन भट्टी ने 5 फरवरी 2025 को व्हाट्सएप पर यूसी1 से संपर्क किया, $2 लाख की मांग की और पैसे न देने पर उसे जान से मारने की धमकी दी। कथित तौर पर भट्टी व्हाट्सएप का इस्तेमाल धमकियां देने, जानकारी हासिल करने और भुगतान की व्यवस्था करने के लिए करता रहा। बाद में 26 और 29 मई 2025 को भट्टी ने पैसे की मांग करने, यूसी1 और उसके परिवार को नुकसान पहुंचाने की धमकी देने और रिवरसाइड, कैलिफोर्निया में पैसे छोड़ने के लिए निर्देश देने के लिए व्हाट्सएप का उपयोग किया। आरोप पत्र यह भी कहता है कि बिश्नोई संगठन के सदस्य दुनिया भर में वसूली के लक्ष्यों से संपर्क करने के लिए व्हाट्सएप जैसे एनक्रिप्टेड मैसेजिंग ऐप का नियमित रूप से उपयोग करते थे। सिग्नल का कथित तौर पर इस्तेमाल कैसे हुआ? आरोप पत्र में सिग्नल को साजिश का एक और महत्वपूर्ण मंच बताया गया है। अभियोजकों का आरोप है कि कांग ने 12 फरवरी 2025 को एक सिग्नल कॉल पर सीआई एक का परिचय गोल्डी बराड से कराया ताकि वसूली की रकम जमा करना आसान हो सके। उसके बाद कई प्रतिवादियों ने कथित तौर पर भुगतान पर बातचीत करने और धमकियां जारी करने के लिए सिग्नल का इस्तेमाल किया। आरोप पत्र के अनुसार 5 मार्च 2025 को गोल्डी बराड और सुमित ने सिग्नल पर यूसी1 से बात की और आंशिक भुगतान पर बातचीत की। अगले दिन रोहित गोदारा ने पैसे की मांग के लिए सिग्नल का इस्तेमाल किया। 7 मार्च को भुलवान और ब्राड ने सिग्नल पर अलग अलग यूसी1 से बात की और भुगतान कैसे करना है इसके निर्देश दिए और पैसे न मिलने पर गंभीर अंजाम की चेतावनी दी। 11 अप्रैल को गोदारा और भुलवान ने फिर से सिग्नल के जरिए यूसी1 से संपर्क किया, जिसमें गोदारा ने धमकी दी कि वह उसकी हत्या कर देंगे क्योंकि उसने उन्हें शर्मिंदा किया है। निज्जर हत्याकांड इसमें कहाँ फिट बैठता है? अमेरिकी आरोप पत्र में कहा गया है कि बिश्नोई और गोल्डी बराड ने जून 2023 में हरदीप सिंह निज्जर की हत्या का आदेश दिया था। अभियोजकों का दावा है कि बिश्नोई ने लक्ष्य के बारे में जानकारी दी थी और उसके सहयोगियों ने सरे, ब्रिटिश कोलंबिया में एक गुरुद्वारे के बाहर हत्या को अंजाम दिया। यह आरोप बिश्नोई नेटवर्क को हाल के वर्षों में भारत और कनाडा के बीच सबसे संवेदनशील राजनयिक विवादों के केंद्र में रखता है। इस हत्या ने दोनों देशों के राजनयिक संबंधों को तनावपूर्ण बना दिया था, जिसमें तत्कालीन कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की सरकार ने भारत सरकार के एजेंटों की संलिप्तता का आरोप लगाया था। हालांकि विदेश मंत्रालय या केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से कोई बयान नहीं आया, लेकिन अमेरिकी अटॉर्नी के पहले सहायक बिल एसाइली ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि भारतीय अधिकारी बहुत सहयोग कर रहे हैं और भारत आज के ऑपरेशन से खुश है। रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस दक्षिण एशियाई संगठित अपराध की समानांतर जांच कर रही है। भगवानपुरिया समूह की कथित भूमिका क्या है? भगवानपुरिया सिंडिकेट पर प्रभाव और भ्रष्टाचार की मदद से जबरन वसूली में विशेषज्ञता रखने का आरोप है। अमेरिकी अभियोजकों का आरोप है कि सदस्यों ने भ्रष्ट लोक सेवकों और पुलिस कर्मियों के साथ संबंध बनाए और उन रिश्तों का इस्तेमाल प्रतिद्वंद्वियों को निशाना बनाने और वसूली के शिकार लोगों पर दबाव डालने के लिए किया। सबसे चौंकाने वाले आरोपों में से एक यह है कि पंजाब पुलिस का एक सेवारत अधिकारी गुरिंदरजीत सिंह नेटवर्क के सदस्यों के साथ काम करता था और जबरन वसूली से संबंधित गतिविधियों में शामिल था। डीओजे के अनुसार यह गिरोह लक्ष्यों से पैसे निकालने के लिए
आपराधिक धमकियों और कानूनी उत्पीड़न दोनों का इस्तेमाल करता था। अब आगे क्या? अमेरिकी अधिकारियों ने कहा कि वे सभी आरोपियों के प्रत्यर्पण की मांग करेंगे। ऑपरेशन हार्ड बॉल, जिसमें बुधवार 8 जुलाई 2026 को डीओजे द्वारा एक सेवारत पंजाब पुलिस इंस्पेक्टर सहित 37 आरोपियों पर आरोप लगाए गए कि जांच संयुक्त रूप से अमेरिका, कनाडा और यूरोप की कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा की गई थी और यह सालों तक चली संघीय जांच का परिणाम है। मिस्टर एसाइली ने कहा, ये लोग न केवल यहाँ बल्कि भारत में भी एक समस्या थे। उनमें से कुछ पहले से ही भारत में जेल में हैं, लेकिन जाहिर है कि उनकी गतिविधियों को रोकने के लिए यह काफी नहीं है। लेकिन जब वे यहाँ प्रत्यर्पण के बाद आएंगे, तो मैं गारंटी देता हूं कि वे पीड़ितों से और अधिक वसूली नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वे बहुत लंबे समय तक हिरासत में रहेंगे।